हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे अल्फ्रेड सूट्स को, और अल्फ्रेड सूट्स में हमने लगभग आधी चीज़ें कवर की हैं और अभी आधी चीज़ें बाकी हैं, तो उनको भी हम लोग क्विकली कवर करेंगे। और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अल्फ्रेड सूट्स का लेक्चर रहता है, उनके आइडियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो थोड़ा हम टाइम लेंगे। इसके पहले भी हमने काफ़ी टाइम लिया था और आज भी काफ़ी टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि जब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो उनको काफ़ी टाइम देकर ही समझना चाहिए। और जब आप किसी चीज़ को टाइम देंगे तो वो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी। टाइम देखिए, टाइम देना तो एक थोड़ा सा लगता है कि हम अपना इम्पोर्टेंट टाइम क्यों दें, लेकिन अगर आप वो टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम को देने के बाद आपको एक ऐसा फील तो आएगा कि जो टाइम मैंने दिया वो एटलीस्ट मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो जब आपको वो टाइम वेस्ट ना लगे और यूटिलाइज़ हो, तो टाइम को अच्छे से अपना स्पेंड करना चाहिए और टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो हमारा आज के लेक्चर में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और काफ़ी अच्छे से उनको समझाएंगे। क्योंकि लेक्चर हम एक ही बार ले रहे हैं, बार बार तो लेंगे नहीं, तो जितनी चीज़ें हमको पॉसिबल हैं कवर कर पाना वो सारी कवर करेंगे। और जब भी हम इनके आइडिया को देखेंगे, तो क्योंकि ये नॉर्मली जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं छोटी छोटी, जो भी उसमें छोटी छोटी चीज़ें दे रखा रहता है, क्योंकि शॉर्टकट में वो बता देते हैं मीनिंग क्या है, और वो शायद सारी अलग अलग बुक्स में दूसरे दूसरे नाम से हों, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि जो अदर बुक्स में भी आइडियाज़ हैं वो भी आपके साथ लाएं और आपको एक ही पास में सारे उनके कॉन्सेप्ट जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मिल पाए। तो अभी इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस किया था, उसी के साथ साथ इंटर सब्जेक्टिविटी और स्टॉक ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा और आपको उसके बारे में जानना है तो आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, और अगर आपको वो पता है तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस की हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार उसको देख लें, तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अल्फ्रेड सूट्स के और कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की है उसमें वो करते हैं बात लाइफ वर्ड की। और लाइफ वर्ड जो जिसको हसरल ने क्या कहा था, लेबेंसवर्ट, वो इन्होंने लेबेंसवर्ट कहा था, उसको अल्फ्रेड सूट्स ने एक्सेप्ट किया था और उसी से प्रेरित होकर फिर इन्होंने अपने लाइफ वर्ड की बात की थी। तो लाइफ वर्ड यानी जो जीवन जगत का संसार है उसके बारे में वो क्या बात करते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए जानते हैं जो जीवन जगत होता है वो क्या होता है। जो भी हम दिन प्रतिदिन की क्रिया करते हैं उन सभी चीज़ों में जब हम उनकी वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी जीवन जगत में आएंगी। और जीवन जगत बनता कैसे है, तो जीवन जगत जो भी हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में रहकर सीखते हैं और जो भी हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, जो भी अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, वो हमारे माइंड में एक ज्ञान की तरह स्टॉक होता रहता है। तो जो जीवन जगत होता है ना, वो बहुत डायनामिक होता है। जो ये सामाजिक संसार की हमने बात की है, ये जो विश्व है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो क्या करता है, बदलता रहता है। अब ये बदलता रहता है तो इसमें जो भी आपके अनुभव होंगे वो क्या करेंगे, वो भी बदलते रहेंगे, क्योंकि वो एक जैसे तो होंगे नहीं, तो आपके अनुभव भी चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए इस संसार को समझना बहुत मुश्किल है। संसार को समझना, उसके साथ साथ उसकी वास्तविकता को समझना, ये बहुत ही टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ बदलती रहती है, किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव बदलता रहता है, अनुभव बदलता रहता है, तो उसकी रियलिटी पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? जैसे कि हम किसी को जानते हैं कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है और हम उसी चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चीज़ बदल जाती है। तो अब इसको समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया कि ये अच्छा है या फिर ख़राब है। कैसे, मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, उसके बाद क्या होता है, किसी ने हमको धोखा दे दिया। हमने तो माना था ये बहुत ही अच्छा है और हमने इस पे भरोसा किया था कि ये मेरी हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन इसने हमको क्या किया, धोखा दे दिया। तो मेरा जो इस सोसाइटी के प्रति, इसको हम सोसाइटी मान लेते हैं या जो भी है, इसके प्रति जो भी मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरा आइडिया था या जो मेरा अनुभव था कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, वो अब बदल गया। क्यों? इसने हमें धोखा दिया। तो हमने क्या समझा, ये जो सोसाइटी है वो पूरी धोखेबाज है। अब जो मेरा सोसाइटी के प्रति पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया।
हमने जो इस सोसाइटी को समझा था बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया। तो हमने सभी को ये समझा कि जब मेरे साथ ये जिसको हम इतना अच्छा समझते थे वो धोखा दे सकता है, तो इसका मतलब पूरी सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो सब धोखेबाज हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। अब इसको हमने कैसे समझा? अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समझा। जब मेरे साथ धोखा हुआ तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, जब आपके साथ होगा तब आपको समझ में आएगी। जैसे उन्होंने बोला था ना हसरल ने कि अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा था जो भी मानो अपने अनुभव के आधार पे मानो। तो हम यहाँ पे वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं होती, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होता है? अनुभव इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझे कोल्ड है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, तो ये जो अनुभव हमने किया ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये आप अनुभव करेंगे तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो वस्तु है, मतलब वस्तु क्या हो गई? वस्तु यहाँ पे जो कोल्ड हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आपने हॉस्टल में अच्छे से समझा था, वही चीज़ें मैं यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो हमने जो सोचा कि पूरी सोसाइटी धोखेबाज है, उसके बाद क्या हुआ? ऑटो रिक्शे में एक दिन आ रहे थे और हम अपनी पर्स भूल गए, और ऑटो रिक्शे वाले ने क्या किया? वो पर्स लाके मुझे वापस दे दी कि मैम आपकी पर्स यहाँ पे रह गई थी। अब ये जो मेरा धोखेबाज वाला पर्सपेक्टिव था सडन मेरा चेंज हो गया कि नहीं, सब लोग धोखेबाज नहीं हैं। आज भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई हेल्प करना चाहते हैं। और बताओ जो ये मतलब रिक्शे वाले थे, उन्होंने मेरी पर्स वापस लौटाई तो मुझे फील हुआ कि वाकई अच्छे लोग। तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो अल्फ्रेड शूट्स कहते हैं सोसाइटी एक में जो भी लोग रहते हैं वो एक जैसा नहीं सोचते हैं और एक जैसा नहीं होता है, वो बहुत डायनेमिक है। तो इसकी रियलिटी, जो हम रियलिटी की बात कर रहे थे ना, वो समझना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको हम कैसे समझते हैं? वो जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हम अपना सीखते हैं, बताया ना मैंने, अनुभव करते हैं, उसके आधार पर सीखते हैं। और अनुभव के आधार पर हमको क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये जो विश्व है, जो सोशल वर्ल्ड है, वो क्या है? ये सब ज्ञान का जो भंडार था, स्टॉक ऑफ नॉलेज था, उसका एक पार्ट है, मतलब उसका एक क्या है? भाग है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ नॉलेज का एक भाग है क्या? लाइफ वर्ल्ड। तो जीवन संसार हम उसमें क्योंकि दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं, अपना सामाजिकरण के माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। तो उसमें इन्होंने कहा जो ये जो स्टॉक ऑफ नॉलेज के पार्ट है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट घटक हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ मेंशन किया है। इसलिए इतनी कहानी बताई ताकि ये आपको इम्पॉर्टेंट जो भी घटक मैंने मेंशन किए वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो उसमें उन्होंने बताया, क्योंकि हमने बताया जो भी जीवन जगत में हमें जानकारी मिली वो हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज के पार्ट हैं। उसमें उन्होंने पहला घटक बताया नॉलेज ऑफ स्किल्स। मतलब इन्होंने कहा जो कौशल का ज्ञान होता है उससे भी व्यक्ति काफ़ी कुछ सीखता है। तो कौशल का ज्ञान कैसे होगा? जैसे व्यक्ति ने क्या किया, उसने चलना सीखा तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ किस तरह हमें चलना है, किस तरह हमें बातचीत करनी है, किस तरह से हमें रहना है, ये सब कुछ उसने अपने कौशल के आधार पर सीखा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में गर्म ग्लास को टच करने से उसने फील किया कि हमें इसको नहीं टच करना, तो अनुभव के आधार पर सीखा। दूसरा यूज़फुल नॉलेज वो होता है जो उपयोगी ज्ञान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कार चलाना आ रहा है, पियानो बजाना आ रहा है, तो वो सब क्या हो गया? उपयोगी ज्ञान हो गया, वो उसका उपयोगी है। उसके बाद उन्होंने नॉलेज ऑफ रिसिप्ट्स की बात की है, रसीदों का ज्ञान। उसमें वो बताते हैं कि हर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो हर व्यक्ति के प्रति अलग अलग होता है। जैसे एक कोई ग्राहक है, उसके साथ जो जितने भी ग्राहक हैं तो उसके साथ जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा? सभी के साथ अलग अलग व्यवहार करता है और वो अपने अनुभव के आधार पे वो भी अपने दिमाग में कुछ रेसिपीज़ बनाता है, कुछ टाइप्स बनाता है, टिपिफिकेशन होता है और उसके आधार पे वो बिहेवियर करता है। तो रेसिपीज़ और टिपिफिकेशन की बात हम बाद में करेंगे, तब वो चीज़ें क्लियर होंगी, अभी हम नहीं डिस्कस करते। अभी आपको मैंने इसलिए इतना बताया कि कहीं आप देख लें नॉलेज ऑफ स्किल्स, यूज़फुल नॉलेज या नॉलेज ऑफ रेसिपी, तो आप रिसिप्ट्स तो आप सोचेंगे कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है, तो मे बी आपका उस पर ध्यान ना जाए। तो इसलिए मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि ये उसके पार्ट होते हैं। चलिए ठीक है, इधर अब हम लोग आते हैं लाइफ वर्ड में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं वो हैं 4 डिस्टिंक्ट रियल्स ऑफ सोशल रियलिटी। जो सामाजिक वास्तविकता है उसके 4 रियल्स में बताए हैं और वो हम देखेंगे, जो कि हम सभी लोग पढ़ते रहते हैं, जिसमें हमने ये चीज़ें तो पढ़ी होंगी और ये हमें अच्छे से पता होगा।
कि क्या होता है। तो हमने ये तो पढ़ा हुआ होता है, जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है अमवेल्ट। और अमवेल्ट तो हम लोग पढ़े ही होते हैं कि अमवेल्ट क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सहभागी जन जो होते हैं, सहभागीगण जो होते हैं, वो ये सब इसमें आएंगे अमवेल्ट में, ठीक है। और अमवेल्ट का मतलब होता है जो हमारे अपनों का संसार होता है, अपनों का संसार वो होता है, ठीक। अपनों का संसार मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहे। और यहाँ पे मैंने ये जो कीवर्ड मेंशन किया, क्या, कौन सोसाइटास, ये इम्पॉर्टेंट है। ये शायद आपने कहीं ना पढ़ा हो, फिर वो आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं है, तो क्या होता है। अब ये हो सकता है किसको इसमें मैचिंग में दे दे, किसको क्या कहेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हो सकता है सारी बुक्स में ना हो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो ज़्यादातर हम लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े होते। तो मैचिंग में अगर दे देगा तो आप नहीं मैच कर पाएंगे कि किसको किससे मैच करें। तो ये हमारा जो अमवेल्ट होता है, हमारे अपनों का संसार होता है, सहभागी जन होते हैं इसमें, और इसको हम कौन सोसाइटीज़ बोलते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। और मैं अब अगर इसको आपको समझाऊं कि ये क्या होता है, तो ये होता है रियल ऑफ डायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी होता है। मतलब हम किसी भी उससे डायरेक्टली एक्सपीरियंस जो करते हैं, वो हमारी जो सामाजिक वास्तविकता से उससे जो निर्माण होती है वो हमारा होता है, हमारे अपनों का संसार, अमवेल्ट या सहभागी जन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिडवेल्ट यानी समकालीन। और इसमें एग्जाम्पल बता दूं इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कि हमारे हो गए मित्र, हमारे परिवार के लोग, और जिनसे हम डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, जो हमें हमेशा सही गलत और हम जिनसे प्रतिदिन मिलते रहते हैं, जिनसे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता रहता है और जिनसे हम बहुत अच्छे से प्रभावित होते हैं, वो सारे हमारे आएंगे अमवेल्ट में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। दूसरा हम जब बात करेंगे मिडवेल्ट की, यानी समकालीन या कंटेम्पोरेरीज, उसकी बात करेंगे। कंटेम्पोरेरीज जो होगा उसी की हिंदी होती है समकालीन। तो मिडवेल्ट में क्या आएंगे, इनको हम कहते हैं दूसरों का संसार। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख दे रही हूँ क्योंकि उधर हमारा अपना सीक्वेंस में चलेगा। तो ये हो गया दूसरों का संसार, दूसरों का संसार हो गया मिडवेल्ट। अब दूसरों का संसार जो होता है वो कैसा रियल्स होता है, रियल्स ऑफ इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी। तो वो कैसे होता है, वो इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड होता है। मतलब ये हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे प्रभावित होते हैं इससे, जैसे कि हमारे सीएम हो गए, पीएम हो गए, या हमारे एक्टर हो गए। एक्टर में जैसे माधुरी दीक्षित हो गई, अभिनेता जो भी हमारे जितने भी अभिनेता होते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, और जो भी आपके जो भी फेवरेट हो, वो सब हमें क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। कैसे, ये लोग हमें क्या करते हैं, मनोरंजन कराते हैं, तो हम इनसे प्रभावित होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये लोग हमें ऑर्डर देते हैं, पॉलिसीज़ निकालते हैं, तो इनकी बात को हम मानते हैं किसी ना किसी तरह से। इनके जो भी आइडिया रहते हैं, जो भी बात रहती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो ये कैसी हो गई, इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी हो गई। तो इससे सामाजिक वास्तविकता का हम पता लगाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फोगवेल्ट, और इसको हम बोलेंगे उत्तरवर्ती, जो कि सक्सेसर, रियल ऑफ सक्सेसर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर की बात करेगा। किसकी बात करेगा, रियल ऑफ सक्सेसर, ठीक है। और ये किसकी बात करता है,
फ्यूचर की बात करेगा, मतलब क्या होगा, भविष्य की बात करेगा, वो पता नहीं है इसको, ठीक है। लेकिन ये भी सोशल रियलिटी है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया भविष्य का संसार, भविष्य का संसार। ओके, तो अभी तक हमने अपनों का संसार, दूसरों का संसार और भविष्य का संसार किया। तो फ्यूचर में चीज़ें जो हमें प्रभावित, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और वो कैसे, जैसे कि जो भी हम पर्यावरण में करते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमें, पर्यावरण जो दोहन हो रहा है उसका प्रभाव हमें देखने को फ्यूचर में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, जो हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन फिर भी आज हम जो कर रहे हैं उससे हमारा कल प्रभावित होगा। तो ये भी हमारा सोशल रियलिटी का एक पार्ट है, यानी जो लाइफ वर्ड है उसका एक पार्ट है। और ये किसका हो गया, भविष्य का संसार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वोरवेल्ट, यानी पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, प्रीडेसेसर हो जाएगा। अब प्रीडेसेसर में क्या होगा, इसमें हो जाएगा ये किसका संसार हो जाएगा, अतीत का संसार। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही थी, अब यहाँ किसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी। तो ये हो गया हमारा अतीत का संसार। अब ये कैसे हमको प्रभावित करता है, ये हमको जानकारी देता है हमारा इतिहास में क्या हुआ, वंशावली बताएगा। और इसके जो भी ये पास्ट रहता है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जो भी हम अपने तीज त्यौहार ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, पास्ट के आधार पे ही तो कर रहे हैं। वो किए थे इसलिए हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में सीखते रहते हैं, सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखते रहते हैं। और ये हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में ही की थी और कल भी की थी। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज से ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं अनुभव के आधार पर। तो वहाँ से हमने सीखा कि किस तरह से हमको तीज त्यौहार मनाना है। जैसे वो पितृपक्ष में हम लोग जो भी मनाते हैं उसमें क्या कौवे को जो खाना खिलाना है, तो वो क्यों खिलाते हैं, क्यों, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। तो पास्ट से उन्होंने सीखा, वो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस है। तो वो भी हम उससे भी सामाजिक वास्तविकता का पता लगाते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए सभी में। अभी यहाँ मेरा इम्पोर्टेंट जो काम है वो है आपको ये चारों लर्न कराना, अमवेल्ट, मिडवेल्ट, फोकवेल्ट, वोरवेल्ट। अब आपको पता होना चाहिए जो अमवेल्ट है वो क्या होता है, हमारे अपनों का संसार होता है। मिडवेल्ट क्या होता है, दूसरों का संसार होता है। और फोकवेल्ट क्या होता है, वो फ्यूचर की बात करेगा। और वोरवेल्ट क्या होता है, वो पास्ट की बात करेगा। तो ये चारों ही पता होने चाहिए। और हमको भी पता है कि ये चारों तो आपको सॉरी आसानी से किसी भी बुक में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया शायद आपको यूनिक लगे और शायद अभी तक एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे जानकारी है नहीं पूछा गया है। अब क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कुछ उनको सिनोनिम के रूप में पूछ ले या उसको बता दे ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सक्सेसर की बात होगी तो फॉरवर्ड यानी फ्यूचर की बात हो रही है। और ये उत्तरवर्ती हिंदी भी मैंने मेंशन कर दी। जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो लोग हिंदी देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश के कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करें, तो एग्ज़ाम में आंसर्स जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो मैंने सभी के एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, और जो अल्फ्रेड शूट्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, अमवेल्ट को। ठीक है, अमवेल्ट को, क्योंकि ये जो अमवेल्ट है उससे सारे जुड़े हुए हैं। हमारे अपनों का जो संसार है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं। तो इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। अब इसी से रिलेटेड उन्होंने आगे बात की है, जो अमवेल्ट है उसके साथ उन्होंने वी रिलेशन की बात की। सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमवेल्ट। तो अमवेल्ट का मतलब है उन्होंने अमवेल्ट को वी रिलेशन के साथ जोड़ा है। तो वी रिलेशन का मतलब क्या होता है, हम संबंध।
तो यहाँ पे उन्होंने बात की हम संबंध की। और जब हमने आपको इनकी बुक बताई थी ऑन फेनोमेनोलॉजी, उसमें हमने बताया था सोशल रिलेशन, ऑन फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशन वाली जो बुक थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे इनके लेक्चर में वी संबंध, वी रिलेशन एंड दे रिलेशन, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो हम संबंध को इन्होंने किसके साथ जोड़ा, अमवेल्ट। अमवेल्ट कौन सा होता है, हमारे अपनों का जो संसार होता है वो होता है हम संबंध, है ना। अपनों का संसार जो होगा वो होगा हमारा वी रिलेशन। और वी रिलेशन में कौन कौन से आएंगे, हमारे अपने जो मित्र होंगे, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, परिवार के लोग होंगे, और जिनको हम बहुत हमारे जो करीबी होंगे, जिनसे हम फेस टू फेस इंटरेक्शन रखते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो ये हमारे वो लोग होते हैं। और इसमें क्या होता है, हाई डिग्री होती है इंटीमेसी की, हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी होती है। मतलब इसमें आमने सामने के इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशन होते हैं कि ये आपस में एक दूसरे की जो बायोग्राफी होती है उसको भी जानते होते हैं। तो ये उनका जो परिचय होता है उसको बहुत, आत्म परिचय को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। तो ये हमारा हो गया वी रिलेशन। और वैसे भी वी का मतलब तो आप जानते ही हैं, हम संबंध हैं। तो ये वाला जो है इसमें मेनली जो बात की जाती है वो सहानुभूति पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये जो वी रिलेशन है वो हमारा सहानुभूति पे आधारित होगा। और ये हमारा कॉन्सोसिएट्स जो होंगे वो लोग इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अमवेल्ट यानी सहभागी जन हो जाएंगे। इसका मतलब ही होता है, कॉन्सोसिएट्स का मतलब ही होता है जो हमारे संगी होते हैं, साथी होते हैं और हमारे परिवार के लोग होते हैं, वो सारे लोग इसमें आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अमवेल्ट जो होता है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जो वी रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ से हमें वास्तविकता का पता ज़्यादा अच्छे से चलता है और यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पाते हैं चीज़ों को। और जब भी हम फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस की बात करता है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस के आधार पर सोशल रियलिटी को समझने की बात करता है। तो वो हम सबसे ज़्यादा कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, अपने वी रिलेशन में। उसके साथ ही साथ जो मिडवेल्ट था, तो मिडवेल्ट के साथ उन्होंने किसको जोड़ा, जब वो बात करते हैं मिडवेल्ट की तो उसके साथ उन्होंने बात की है दे रिलेशन, मतलब वे संबंध। तो दे रिलेशन भी पूछा जाता है, तो दे रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बात की वे संबंध, तो ये हो जाएगा आपका वे संबंध। और वे संबंध वो होता है जिनसे हम, जो इसमें थोड़ा सा हमें डिस्टेंस होती है, जो दूरी बनाए रखते हैं, और उसमें ये फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और वो हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस होता है, वो सोशल रियलिटी का हम इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटेम्प्रेरी हो गया। और जो हम कंटेम्प्रेरी यानी दूसरों का संसार होता है उसके माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और इस तरह से जो मिडवेल्ट है वो हमारा दे रिलेशन यानी जो वे संबंध हैं वो आएंगे। और इसमें हम जिनसे डायरेक्टली नहीं रिलेट होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो सारे लोग हमारे इसमें आ जाएंगे। और इसमें ये कंटेम्प्रेरीज़ वाले आ जाएंगे। तो ये हमारे समकालीन गण जो होंगे, समकालीन लोग जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहते हैं कि ये मिडवेल्ट जो है, मतलब जो दे रिलेशन है वो कभी भी वी रिलेशन बन सकता है और वी रिलेशन कभी भी दे रिलेशन बन सकता है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई हमारा बहुत क्लोज़ मित्र है, ये क्लोज़ मित्र है और इसको हमने बहुत अच्छे से हम मानते थे, हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताया था। फिर इसने क्या किया, धोखा दे दिया और फिर मेरा इससे क्या हो गया, दूरी थोड़ा सा बन गई। फिर
हमने इससे मिलना बंद कर दिया। तो जब हम मिलना बंद कर देंगे तो इसके बारे में हमारी जो भी रिलेशनशिप थी उसमें डिस्टेंस होगी क्रिएट, और फिर हम इसके बारे में जो हम सब कुछ जानते थे वो अब हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो क्या कर रहा है, कब उठ रहा है, कब खा पी रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रही। तो वो अब जो हमारा वी रिलेशन में था वो कहाँ आ गया, दे रिलेशन में आ गया। तो ये मित्र के साथ भी हो सकता है, कभी कभी भाई बहनों में भी हो जाता है, किसी में भी हो सकता है। कोई भी जो वी रिलेशन है वो दे में चेंज हो सकता है। अब दे रिलेशन कैसे वी रिलेशन में चेंज होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दे रिलेशन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो दूसरों का संसार होता है, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में हम लोग मिलते रहते हैं, सभी से उनसे प्रभावित होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को नहीं जानते हैं फिर भी उससे मिले और उसने मेरी हेल्प की। जैसे हमने ऑटो रिक्शा वाला जो एग्जांपल दिया था, तो ये भी हो सकता है कि वो ऑटो रिक्शा वाला जो हमारे लिए कुछ टाइम के लिए अजनबी की तरह था, उसने हेल्प की और हम उससे इतना ज़्यादा प्रेरित हो गए कि फिर मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। तो मैंने उनके साथ रिलेशनशिप बनाई, मतलब कुछ अच्छे हमारे रिलेशन बिल्डअप हुए उनके साथ। और उसके बाद हमने जो वो उनके साथ इतना क्लोज रिलेशन हो गया कि फिर पता ही नहीं चला कब वो मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हो गए। तो वो जो हमारा दे रिलेशन था वो हमारा वी रिलेशन में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कैसे समाज में, जो भी मैंने बताया था ना, समाज के बहुत सारे रूप होते हैं। तो समाज के क्योंकि इतने रूप हैं तो उनकी रियलिटी को समझना बहुत मुश्किल काम है। और आप वो वी रिलेशन और दे रिलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कब वी रिलेशन दे रिलेशन में हो जाएगा तो इसकी रियलिटी बदल जाएगी, और जब दे रिलेशन वी रिलेशन में चेंज होगा तो उसकी रियलिटी बदल जाएगी। तो इस तरह से जो फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं जो ये सोशल वर्ल्ड है, जो लाइफ वर्ल्ड है, यानी जो सामाजिक विश्व है, उसके अनेक रूप हैं। मतलब अनेक रूप हैं, अनेक रूप का मतलब ये है, इन्होंने कहा जितने समाज में समय के रूप हैं, टाइम, उतने ही उसके विश्व के रूप हैं। तो इसको इन्होंने इससे तुलना किया। और जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि समय की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी हम बताएंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि टाइम, हर किसी के लिए टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की अगर हम रियलिटी को समझें तो एक टाइम पे क्या था, सती प्रथा जो थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी कि भाई सती प्रथा करना है, ये एक प्रथा थी। अब प्रथाएं जो होती हैं वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, फिर उनको मान्यता दे दी जाती है। तो उनको तो वो तो सामाजिक कल्याण के लिए होती है, तो उसको तो ख़राब कहेंगे नहीं। तो एक टाइम के लिए सती प्रथा जो थी वो सही थी, लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, वो जो प्रथा थी, जो उनका अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो बदल गया। अब ये सती प्रथा गुनाह हो जाता है, अब ये सही नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, वो टाइम के अनुसार चीज़ें बदल गई। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट यही कहते हैं जो टाइम के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, उनको अध्ययन करने के लिए आपको दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलता है। ये सती प्रथा जो तब चली आ रही थी वो आज भी चली आ रही होती अगर हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके सही गलत का जो पूर्वाग्रह था, जो हस्टल बताते हैं कि जो अजम्पशंस हैं आपको उसको हटाकर उस पर प्रश्न चिन्ह करना है कि किस तरह से जो भी प्रारूप बने हैं सोसाइटी में उसका क्या कारण रहा, जो भी नॉर्म्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनके पीछे प्रोसेस क्या रही। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोसेस क्या रही, क्यों अगर हम फैमिली को अपनी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्यों देते हैं, तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ रहा, उन कॉजेज़ को जानने की कोशिश करिए और तभी आपको सोसाइटी की रियलिटी पता चलेगी। तो फिनोमेनोलॉजी क्या कहता है, आपको रियलिटी पता करनी है और अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइम की। तो टाइम के कितने रूप होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देकर बताऊं कि आपको सुबह टाइम से उठना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको खाना है, कितने बजे आपको गेम खेलने के लिए जाना है, या कितने बजे आपको टीचिंग करनी, क्लास करनी, जो भी करना है उस सब का एक समय होता है निर्धारित। और कुछ लोग क्या होते हैं अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं करते, तो उनको आलसी माना जाता है, लेट से उठ रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं। तो ये एक समय का रूप हो गया। दूसरा समय का रूप ये हो गया कि कोई अपने मित्र, बहुत प्रेमी से मिलने जाता है या मित्र से मिलने जाता है, तो वो जो घंटों का टाइम लगता था वो मात्र 5 मिनट या 2 मिनट लगता है। तो वहाँ पे समय क्या हो गया, समय बहुत कीमती हो गया।
या कभी कभी क्या होता है अकेले किसी से धोखा खाने के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचते रहते टाइम कट ही नहीं रहा। तो वो जो बोलते हैं ये टाइम कट ही नहीं रहा है, ये ऐसा है और ये टाइम वैसा है, जो हम लोग ये बोलते हैं, तो ये कोई यांत्रिक समय नहीं होता। जो घड़ी में समय बताता है वो एक अलग समय होता है। जिस तरह से घड़ी में बताने वाला समय एक यांत्रिक समय होता है, उसी तरह से जो ऋतु आती है, गर्मी आएगी, गर्मी का समय है, जाड़े का समय है, सर्दी का समय, ये भी एक समय होता है, तो वो एक अलग समय होता है। और ये जो हम लोग अपने धारणा बना के रखते हैं कि समय कट नहीं रहा है या घंटों बीतने वाले समय 5 मिनट लगने लगते, वो एक अलग होता है। तो आपने देखा अभी मैंने इतने कम समय में आपको बताया समय के कितने रूप हैं। तो सेम इसी तरह ये जो सामाजिक जगत है, जो विश्व है, इसके भी इतने ही रूप हैं। इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो सामाजिक जगत है इसको हम कैसे समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, इसके लिए जो अल्फ्रेड शूट्स हैं उन्होंने 3 संगठन के आधार बताए हैं, 3 घटक बताए हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इस सोशल वर्ल्ड जो इतना डायनेमिक है, जिसमें इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ, उसमें हम रियलिटी को कैसे समझें, क्या है वो जो हमें इस समाज की रियलिटी बताता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बन जाता है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि जो सामाजिक जो ये वर्ल्ड है वो 3 आयामों पर हम इसको समझ सकते हैं। तो ये कौन से 3 आयाम हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके आधार पर हम इस सोशल वर्ल्ड की वास्तविकता को समझते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। क्योंकि भाई अनुभव तो अलग अलग हो गया, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो हम उसमें अपने अनुभव के आधार पर जो सोशल रियलिटी होती है उसका अर्थ निकालते हैं। तो ये जो हम मीनिंग निकालते हैं उसके आधार पर हमें सोशल रियलिटी का पता चलता है, जिसका जो एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर वो निकालेगा। तो हमने अभी इतना आपको बताया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा डिटेल इसलिए किया है कि आज के बाद आपसे कोई पूछेगा लाइफ वर्ल्ड क्या है शूट्स के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत अच्छे से बता लेंगे। इन 4 रियल को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको अमवर्ल्ड, मिडवर्ल्ड, फोकवर्ल्ड, वोरवर्ल्ड बताना है। और उसमें जो कॉन्सोसिएट्स हैं वो हमारे अमवर्ल्ड होते हैं, मिडवर्ल्ड हमारे कंटेम्प्रेरीज जो समकालीन समाज के होते हैं, वो जो जिनसे हम डायरेक्टली प्रभावित नहीं होते वो होते हैं, जैसे हमारे CM PM हो गए या हमारे एक्टर्स हो गए। और इस तरह से जो हमारा फोक वर्ल्ड होता है वो हमारे फ्यूचर की बात करता है, जो हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारी जो भी क्रिया होती है उससे वो प्रभावित होता है। और वोरवर्ल्ड वो होता है जो हमें जो पूर्व में हो चुका है वो उसको हम जब ध्यान में रखकर उसकी स्टडी करते हैं, जो हमें इतिहास, वंशावली, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है, वो हमारा हो जाता है वोरवर्ल्ड यानी प्रेडेसेसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको सारे यूनिक की पॉइंट जो थे उन सबको रखा और बहुत ही कीवर्ड दिया, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसलिए दिए ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से अपने दिमाग में तस्वीर बना सकें। और हम लोग फिनोमेनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप समय सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा है फिनोमेनोलॉजी, समय कट ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक समय का रूप है और इसी तरह अब ये सब अलग अलग रूप होते हैं। अब समझना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा, और ये टाइम होता है ना, इस टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपने टाइम की कद्र नहीं की तो टाइम भी आपकी कद्र नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अब आप टाइम की कद्र कर ही रहे हैं तो टाइम भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो हम लोग चलिए जानते हैं ये 3 आयाम कौन से हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएंगे। और मैं जितना भी आपको बताती हूँ अगर आप उन सभी चीज़ों को नोट करते रहेंगे तो फ्यूचर में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 3 आयाम को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हमें समझनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ वर्ल्ड की। तो लाइफ वर्ल्ड जब इतना डायनामिक है, जो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, उसको हम किस तरह से संगठित करते हैं। तो ये जो विश्व है उसको हम 3 आयामों पर संगठित करते हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। वो 3 आयाम कौन से हैं जिस पर ये जो सोशल वर्ल्ड है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, संगठित होता है। वो हैं ये 3 जो हमने नीचे डिस्कस किए हैं, और शायद ही ये किसी बुक में हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, अलग अलग भी पूछ लेता है। अब ये हो सकता है मीनिंग पूछ ले, तो आप सोचेंगे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप इसको हटा देंगे क्योंकि आपने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा होगा ये, आई एम श्योर। और उसके बाद कुछ और चीज़ें मैंने लिखी जो बहुत ही यूनिक है, तो वो सब कुछ आपके काम आने वाला है। तो मैंने जितना भी फिनोमेनोलॉजी में जितना ज़्यादा डिस्कशन हो सकता था उतना ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश की है।
और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, इसीलिए इसमें टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इसको देखने के बाद आपको ये तो कंफर्म है कि फिनोमेनोलॉजी की जितनी ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। एक दो भले ही रह जाएं तो वो इतना शायद आती भी नहीं हैं, और वैसे भी कितना भी कवर कर लो लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सका है उतना हमने कवर करने की कोशिश की है। तो हम लोग समझते हैं विश्व कौन से 3 आयामों ऐसे आयाम हैं जो विश्व को ऑर्गेनाइज्ड करता है या संगठित करता है। तो पहले नंबर पे है द रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। ये तो आपने देखा ही होगा, आई थिंक GDC या GIC 20 जो लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये किसका है, रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव किसका है, और ये तो अभी लेटेस्ट MP में भी पूछा गया है। तो वैसे एथनोमेथोडोलॉजिस्ट भी इसकी बात करते हैं, लेकिन सूट्स ने भी इसकी बात की। तो रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव जो है उसका हिंदी मीनिंग है परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता। तो इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए क्या होता है, और इसके आधार पर हम जो जीवन जगत है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक फॉर्म में एकजुटता के रूप में देखते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता का मतलब। एक वर्ड में अगर हम समझें तो इसका मतलब है समान अनुभव। अब जब समान अनुभव हो रहा है मतलब जो हमने फील किया वही आपने फील किया, तो क्या हो गया, जब दोनों ने एक ही चीज़ फील की तो हमारा समान अनुभव हो गया। वो कैसे होगा, हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज के आधार पे होगा। इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें आपको इसके पहले पढ़ा दी ताकि आप रिलेट कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि मुझे कोल्ड फील हो रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे कपकपी लग रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो ये हमने फील किया। अब आप इसको तभी फील कर पाएंगे जब पहले आपको कभी कोल्ड हुआ हो, तो आप रिलेट कर लेंगे, अच्छा हाँ कोल्ड में ये होता है, सर भारी लगता है, बॉडी पेन होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ जाएंगे। तो हमने जो फील किया वो आप फील करेंगे, तो हमारा और आपका समान अनुभव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब समान अनुभव होगा तो परिप्रेक्ष्यों की ये पारस्परिकता होगा। मतलब जो पर्सपेक्टिव हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, वो उनका हम आपस में क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। मतलब हमने आपको समझाया और आपने उसको समझ लिया, तो ये जो आदान प्रदान हुआ वो परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता या परिप्रेक्ष्यों की आदान प्रदान भी उसको कहते हैं, परिप्रेक्ष्यों का आदान प्रदान भी उसको कहते हैं। तो पर्सपेक्टिव जो रेसिप्रोसिटी और पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इसमें मीनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो चीज़ें क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो मीनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने आपसे कहा कि सड़क की बाईं तरफ चलना है, तो आपको बाएं तरफ ही चलना है। अगर आप बाएं का मतलब दाएं समझ लेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने कहा सड़क के दाएं तरफ चलना है तो आपको दाएं तरफ ही चलना है, फिर आपको बाएं तरफ नहीं चलना है। तो बाएं का मतलब आपको बाएं ही समझना है। अगर आपने इसको समझा तो मतलब हमारा और आपका अनुभव समान हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया। अगर आपने इसका मीनिंग गलत समझ लिया, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता है तो हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होगा और इस तरह से हमारा जो अनुभव होगा वो समान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे। अब आपको याद आ रहा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रुको मत जाओ, तो उसमें आपने क्या समझा था, रुको मत जाओ। तो हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, हमारा समान अनुभव नहीं हुआ, इसलिए चीज़ें ख़राब हो गई। तो जब ये समान अनुभव होता है सोसाइटी में तो क्या होता है, जो सोसाइटी होती है वो चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। और यही चीज़ है जो समान अनुभव है, उससे हम क्या करते हैं, सोशल जो रियलिटी है उसको एकदम एक्चुअल समझ लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो शादी बारात में जाने का मतलब है, कैसे जो डिफरेंट सोसाइटी फैमिलीज़ में लोग रहते हैं जिनका अपना निजी सोशल वर्ल्ड है, मतलब फैमिली है, तो वो कैसे समान अनुभव उनका रहता है। तो ये उन्होंने बात की थी, स्टार्टिंग में ही प्रश्न उठाया था कि किस तरह से वो लोग, सभी लोग शादी में जाने वाले सोचते हैं कि शादी में जाके मौज मस्ती करेंगे। तो ये समान अनुभव एक्सपीरियंस उनको बताता है कि वहाँ जाते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा एंजॉय करता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि समाज में ये चीज़ है और ये एक्चुअल रियलिटी है। तो हम इसमें अपनी चेतना में रहते हुए ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आप सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा आप नहीं सोचते हैं, तो मीनिंग क्लियर नहीं होता है और चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, तो सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये एक पहला आयाम है जो विश्व को संगठित करता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड करके रखता है। क्लियर हो गया। तो इसका एक वर्ड में अगर हम समझे मीनिंग क्या है, तो समान
अनुभव है, यानी समान अर्थ है, जो हम समझेंगे वही आप समझेंगे, एकदम क्लियर मीनिंग होनी चाहिए और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता हो जाएगा, यानी रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर पे उन्होंने बात की सोशल ओरिजिन ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है उसका उद्गम कहाँ हुआ, समाज में रह के हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ों का आपको ज्ञान हुआ, अगर आपको पता है कोल्ड क्या होता है, कोल्ड में कैसा अनुभव होता है, आप समझते हैं उस चीज़ को, तो कहाँ समझे, समाज में रहकर। और आपने ये सीखा कहाँ से, समाज में रहकर सीखा। अब इसमें जो ये ज्ञान का उद्भव होता है वो कहाँ होता है, समाज में होता है। तो इसलिए क्या होता है, जितने लोग भी समाज में ज्ञान अर्जन करते हैं वो सोसाइटी में रहकर अपना सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर देते हैं। फिर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कोल्ड में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, होती रहती है, तो बच्चे को भी समझ में आ गए हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। अब वो चीज़ें क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर ली हैं तो वो हमारे माइंड में हैं, तो वो स्टॉक ऑफ नॉलेज का पार्ट है, तो हम समझ जाते हैं कि कोल्ड हुआ, अब 4-5 दिन की तो छुट्टी हो गई, अब ऐसा ये चलेगा, नॉर्मल कंडीशन है, कोई परेशान होने की नीड नहीं। तो वो आपने भी अनुभव के आधार पे सीखा, हमने भी अपने अनुभव के आधार पे सीखा। इसमें जो एक मेन की पॉइंट है वो होती है लैंग्वेज, मतलब भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है ज्ञान में, क्योंकि भाषा के ही माध्यम से हम चीज़ों को समझा पाते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस आप कितना ही कर लो, जब तक आप अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज के माध्यम से सामने वाले को बताओगे नहीं, चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती। ऐसे ही अगर सब चीज़ें क्लियर हो जाती तो फिर बताने के बाद भी क्यों मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप देखो तो कई बार ये होता है कि मैसेजेस में आप सेम लिखते हो, लेकिन वहाँ पर कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे समान अनुभव नहीं हो पाता है, जो एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारा जो मीनिंग होता है वो क्लियर नहीं होता है और फिर सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है। तो लैंग्वेज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है और इसके आधार पे हम जो भी सामाजिक जो भी ज्ञान होता है उसको सीखते हैं और बनाए रखते हैं। और क्योंकि जो हमने सीखा वो आपको बताया, जो आपने सीखा अपने जानने वालों को बताया, तो क्या हुआ, इस तरह से समान ज्ञान जो है वो समाज में चलता रहता है। तो विश्व इससे क्या होता है, विश्व को समझने में हेल्प मिलती है और समाज जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है, संगठित रहता है, क्योंकि सभी का जो ज्ञान है वो समान होता है। तो जब समान है तो फिर सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे लिखा सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे नॉलेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं वो। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये होगी, शायद आपने कहीं देखा हो कि इसकी बात भी बताई गई है। तो ज्ञान का जो सामाजिक वितरण है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता पूछ ले इसमें कौन सा वो नहीं है, तो उसमें फाइंड आउट करने में दिक्कत हो जाए। विश्व के कौन से 3 आयाम है या किन 3 आयामों में जो विश्व है वो संगठित है, ये क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए अभी तक नहीं आया, तो उसमें उसने दे रखा है रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, ओरिजिन ऑफ नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। तो आप सोचेंगे इसकी तो बात नहीं है, इसमें से आपने कोई हटा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं ज्ञान का सामाजिक वितरण, क्योंकि ज्ञान तो हमें हो गया, हर चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, पता चल गया ये है, ये है। हम सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो हमें सोशियोलॉजी का ज्ञान है, लेकिन हमें फ़िज़िक्स का ज्ञान नहीं है। फ़िज़िक्स में हमको इतना पता है कि हाँ कुछ लॉज होते हैं, न्यूटन का है और उनका है, ये सब ऐसे थोड़ा थोड़ा है। मैथ में हम लोग क्या करते हैं ये है, लेकिन हमें जो पूर्ण ज्ञान है या जो सबसे ज़्यादा ज्ञान है वो किसका, अपने सब्जेक्ट का है। तो सोशियो का ज्ञान है, लेकिन हमको दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, सामाजिक जो ज्ञान था उसका वितरण हो गया, ज्ञान बट गया। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए बीमार हैं तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास गए तो उसने अपनी दवा वगैरह दी, तो क्यों, उसको ज्ञान है इस बीमारी का, तो उसने हमारा इलाज किया। अगर घर में मान लीजिए लाइट चली गई तो हम किसके पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे मैकेनिक्स के पास, वो हमें जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी वो बताएगा, हमें नहीं पता है क्या होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे घर में कुछ प्लम्बरिंग का काम खराब हो गया तो हम प्लम्बर के पास जाएंगे, तो वो हमें बताएगा किस तरह से सही होगा। तो ज्ञान इन तीनों लोगों के पास क्या है, अलग अलग है। तो हमारे पास सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, नहीं तो हम किसी के पास नहीं जाते, सारी चीज़ें खुद कर लेते। आपको सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आप अपने एक्सपर्ट टीचर के पास जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सभी अलग अलग के पास जाएंगे। तो ये क्या हो गया, जो भी एक जो भी करता होता है वो एक स्पेशलिस्ट होता है एक चीज़ का। तो इस तरह से हम ज्ञान
ज्ञान का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग एक चीज़ के ज्ञान को नहीं वो कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम सभी चीज़ के ज्ञानी हो जाए, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ज्ञान का। और ये ज्ञान का हम उपयोग कैसे करते हैं, वो प्रारूपीकरण के आधार पे यानी टिपिफिकेशन के आधार पे करते हैं, जो कि हम अभी जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टिपिफिकेशन, रेसिपी, मंडेन वर्ड और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मीनिंग, मोटिव्स, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये सारी चीज़ें थी। तो अभी हम यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ गया ज्ञान का सामाजिक वितरण किस लिए करते हैं और सोसाइटी में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये किसी भी बीमारी का, जिस भी बीमारी का डॉक्टर है उस फील्ड में वो अपना जितना भी बहुमूल्य उसके पास ज्ञान है वो देगा, और ये लोग भी अपना अपना देंगे। तो क्या होगा, इससे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, फिर सभी लोग मिल के क्या करेंगे, समाज को समझने की कोशिश करेंगे और सोशल जो भी वर्ड है उसका सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो गई, तीन आयाम हो गए विश्व को संगठित करने के। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन के जो विश्व है उसका एक अमूर्त प्रारूप का निर्माण ये लोग करते हैं, क्योंकि ये वेबर के आइडल टाइप से प्रभावित थे, लेकिन इनका जो आइडल टाइप था वो वेबर के आइडल टाइप जैसा नहीं था, वो डिफरेंट था, क्योंकि वो तो आइडल टाइप का यूज़ कब करते हैं, अध्ययन करने के लिए करते हैं, आइडल टाइप बना के फिर स्टडी करते हैं। लेकिन इन्होंने आइडल टाइप को कुछ स्टडी करने के लिए नहीं बनाया, इन्होंने दैनिक जीवन के विश्व का एक अमूर्त प्रारूप का निर्माण किया, और उस जो अमूर्त प्रारूप का निर्माण किया था उसके तीन आधार बताए थे। कितने? अमूर्त प्रारूप जो भी उन्होंने बनाया उसके तीन आधार बताया। वो तीन आधार भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं आए हैं अभी तक। तो किन तीन आधारों पर उन्होंने दैनिक जीवन के विश्व का एक अमूर्त प्रारूप बनाया था, वो ये तीन आधार हैं। वो तीन ये हैं, अभ्युपगमन, पोस्टुलेट्स हैं। तो क्या पता ये पूछ ले, क्योंकि ये मुझे यूनिक लग रहा है, अभी तक कहीं भी नहीं आया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसमें पहला नंबर पे उन्होंने बात की तार्किक संगति का अभ्युपगमन। तो तार्किक संगति की जब वो बात करते हैं तो इसमें इस पोस्टुलेट्स में वो बताते हैं कि जो भी हम बोलें या जो भी बात हम करें वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, और हाई लेवल की होनी चाहिए क्लियरिटी, कि मेरा मतलब ये है, रुको मत जाओ, एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी आप कहो या जो भी मतलब चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ की रियलिटी समझ पाएंगे। और ये तो एकदम सही बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जब चीज़ें स्पष्ट होंगी तो स्पष्ट दिखेंगी, रियलिटी दिखेगी। तो इसीलिए जो पहला आधार है किसी भी जीवन जो दैनिक जीवन के विश्व का, वो जो उसको समझने का जो पहला आधार है वो ये हो गया तार्किक संगति का अभ्युपगम यानी पोस्टुलेट। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे इसलिए कीवर्ड एक लिखा है स्पष्टता के आधार पे, मतलब ये कैसी होनी चाहिए, एकदम उच्च स्तर की स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे मेंशन किया है विषय परक व्याख्या का अभ्युपगम। विषय परक व्याख्या, इसमें हमने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि उसका जो भी मीनिंग है वो प्रॉपर निकल के आए, एकदम क्लियर मीनिंग पता होनी चाहिए, और उसी के आधार पे हम जो सामाजिक जगत है उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए अर्थ उसको समझना यानी मीनिंग शेयर होना बहुत ज़रूरी है, और ये तो आपने देखा ही है, हमने कितने एग्जाम्पल दिए हैं हमको खुद भी नहीं याद है। तो मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में उन्होंने कहा जो पर्याप्तता का अभ्युपगम है, अभ्युपगम, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इन्होंने कहा हर संबोध मतलब जो कहा जा रहा है उसको उचित ढंग से यानी ठीक वैसे ही समझें, जैसे कहा गया है बिल्कुल वैसे ही समझें। तो हर संबोध को ठीक तरह से समझना चाहिए, एकदम क्लियर समझना चाहिए, और तभी हमको सोशल रियलिटी समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि सोशल वर्ल्ड इतना डायनामिक है, इतने सारे उसके रूप हैं, और दिन प्रतिदिन वो परिवर्तित भी होता रहता है। जो भी अनुभव होते हैं, हमने जो पहले से धारणा होती, जो ज्ञान होता है वो बदलता रहता है, तो हम नया सीखते हैं। तो इसके लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं
यानी तार्किकता होनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, विषय परक अर्थ होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव मीनिंग होना चाहिए और जो पर्याप्तता है वो होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर एकदम ठीक से वैसे ही क्लियरिटी होनी चाहिए जैसे वो कहा जा रहा है, यानी रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव की तरह एकदम समान अनुभव जैसे होना चाहिए। तो मीनिंग यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी के आधार पे हम किसी भी सोशल रियलिटी को समझ सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्ल्ड को समझना इतना आसान काम नहीं है और इसलिए हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसी में रहकर ही हम उसकी रियलिटी को समझेंगे। जब हमें पता चलेगा कि समाज में कुछ लोग धोखा भी देते हैं, तभी तो हम समझेंगे कि धोखा भी मिल सकता है। अब जब समाज में हम रहकर दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो इस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की जो इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहीं पे मेंशन नहीं है और ये कहीं पे मेंशन नहीं है नॉर्मली बुक्स में, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये आपका काम हो गया कि आप इन तीनों को भी लर्न करें और इन तीनों को भी लर्न करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम लाइफ वर्ड की बात करते हैं तो उसमें हमें इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के आधार पर संगठित होगा और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक अमूर्त प्रारूप का निर्माण करेंगे सोशल वर्ड को समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट कट तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की और बहुत ही जिस्ट बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमने बताया भी नहीं है, बस एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि आपको लर्न हो पाए। तो अभी इनको आप लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा टिपिफिकेशन और मंडेन वर्ड, मीनिंग एंड मोटिव्स, और इसी के साथ साथ जो हमारा रेसिपी है वो रहेगा और उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी छोटे छोटे चीज़ें बताई हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिनोमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव में आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम सारी चीज़ें जब आपके सामने ला रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि उन सारी चीज़ों को सीखें। अगर आपको लगता है कि वो रिलायबल है और जैसे मैंने बताया था कि समान अनुभव के आधार पे आपने सोशल रियलिटी के आधार पे देखा, जो समाज में वास्तविकता है वो बताती है कि समाज में कंपटीशन कैसा है, गला काटने वाली प्रतियोगिता है। तो अगर गला काटने वाली प्रतियोगिता का सामना करना है तो समय कितना भी लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको फिनोमिनोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा और तभी आप उसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नहीं तो कब आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग इसके लिए होनी चाहिए। तो कुछ इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना जो है वो फिनिश करते हैं, बाकी की चीज़ें हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।